हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में जिसका नाम है बियॉन्ड द बुक। और उम्मीद करती हूं इस पॉडकास्ट में आज जो हमारे साथ गेस्ट है उससे आप बहुत कुछ सीखेंगे, इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे। मेरे साथ है भव्या गुप्ता, जिन्होंने 3rd अटेम्प्ट में नीट क्रैक किया है और अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने की तरफ एक कदम रख दिया है। तो चलिए बिना देर के मैं वेलकम करती हूँ भव्या का। भव्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम फॉर हैविंग मी हेयर। और मैं बहुत खुश होंगी अगर मेरी जर्नी से बच्चे इंस्पायर होते हैं, स्पिरिट इंस्पायर होते हैं। थैंक यू। भव्या, निश्चित तौर पे वो बच्चे जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद नीट क्रैक नहीं किया, जिनके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे, जिन्हें लग रहा होगा कि कोटा दोबारा जाकर 1 साल और मुझे देना चाहिए, नहीं देना चाहिए अपनी जर्नी के लिए, अपने सपने के लिए, उनके लिए बहुत कुछ ऐसा होगा आपकी जर्नी से पिक करने को लेकर कि उन्हें लगे कि शायद मुझे भी कोशिश करनी चाहिए। अच्छा भव्या, कैसा लगा तीसरे साल में जब इतने हार्ड पेपर के बाद अचीवमेंट हासिल हुई, नीट क्रैक आपने किया, एग्जैक्टली वो फीलिंग कैसी थी? बहुत ही प्राउड फीलिंग थी, मतलब क्योंकि फर्स्ट टाइम में ट्राई किया था, सेकंड में भी ट्राई किया था, लेकिन फाइनली थर्ड में हुआ तो पेरेंट्स की आंखों में भी आंसू आ गए थे, सबकी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि बहुत ही अच्छी हैप्पी फीलिंग थी ये, बहुत अच्छा लगा था। अच्छा भव्या, क्योंकि आप कोटा से ही हो और मैं कहूँगी ये प्रिविलेज वाली चीज़ लगती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो कोटा से नहीं हैं, जो बाहर किसी स्टेट से या किसी सिटी से या किसी गांव से होते हैं। उन्हें लगता है कि तुम कोटा में ही हो, कोटा में ही एलन है, इससे बेस्ट क्या होगा। कैसा एक्सपीरियंस था जब बाहर के स्टूडेंट्स आपके फ्रेंड्स बने होंगे, आपके क्लासमेट्स होंगे, एग्जैक्टली किस तरह की बातें होती थी क्लासरूम में, और क्या वो हेल्दी कॉम्पिटिशन आपको हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए? हाँ, हेल्दी कंपटीशन फ्रेंड्स के बीच में अगर हो तो बहुत अच्छा रहता है, डिस्कस कर लेते हैं, कोई डाउट्स होता है तो डिस्कस कर लेते हैं। और कोटा में रहने का ये एडवांटेजेस बहुत हैं कि बिल्कुल कंफर्ट जोन में अपन रहते हैं और अपने को सब आगे से आगे मिलता रहता है, अपन को बस पढ़ाई करनी रहती है। लेकिन डिसएडवांटेजेस भी बहुत रहते हैं कि लोग मतलब अपन जो चीज़ें होती है घर में उसमें इन्वॉल्व होते रहते हैं, पूरा फोकस अपन पढ़ाई पे नहीं कर पाते हैं, तो इसके डिसएडवांटेज भी हैं। मतलब दोनों ही चीज़ें होती है। बाहर वालों को लगता है अरे कोटा में हो तो बढ़िया है, और कोटा वालों को लग रहा है कि तुम हॉस्टल में हो तो फोकस कर पा रहे हो पढ़ाई पे, राइट? तो डिसएडवांटेज तो बहुत है, लेकिन एडवांटेज ये है कि अपन का सपोर्ट रहता है, पेरेंट्स का, फैमिली का, कि हाँ किसी से शेयर कर सकते हैं अपन बात। ओके। अच्छा भव्या, पहले साल में नहीं हुआ और एक स्टूडेंट के लिए मुझे लगता है कि जब आपने एग्ज़ाम दिया, जिसके लिए प्रिपेयर किया, अब आपको पता है कि आपकी क्लास में जो बच्चे थे वो अब क्रैक कर चुके हैं, वो कॉलेज जाने वाले हैं, तो वो उस मोमेंट पे एक स्टूडेंट के दिमाग में एग्जैक्टली क्या चल रहा होता है और वो कैसे इस फीलिंग के साथ कोप अप करे कि मेरा नहीं हुआ, मुझे डाइजेस्ट करना पड़ेगा, और अगर नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना है तो मुझे मोटिवेशन तो लाना होगा। एग्जैक्टली वो मोमेंट कैसा था जब सबका हो गया, आसपास वालों का, और आपका नहीं हुआ? मेरे लिए सैड मोमेंट तो था, लेकिन मुझे ये पता था कि मैंने पूरे एफर्ट्स नहीं किए मेरी तरफ से 100%, क्योंकि मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड भी थी 12th के टाइम पे, और मोस्टली टाइम मैं बोर्ड्स को ज़्यादा दे रही थी, मैं आरबीएसई बोर्ड से थी, तो मैं बोर्ड्स को ज़्यादा दे रही थी और डिस्ट्रैक्टेड भी थी थोड़ी, मोबाइल एंड ऑल उसमें। तो मेरे को ये तो था कि अगर मैं थोड़ी और मेहनत करूँगी, अच्छे से 100% दूंगी तो नेक्स्ट टाइम में हो जाएगा। ओके। तो भव्या, क्या ये सच है कि 12th के साथ जो लोग नीट या जेई के लिए प्रिपेयर करते हैं, क्या पहले साल में इतना सीरियसनेस कई बच्चों में नहीं होती है क्या? मतलब आपके आसपास भी अगर कई फ्रेंड्स होंगे जो पहले ही साल में क्रैक कर गए, या तुम्हें लगा होगा कि तुम इतनी सीरियस नहीं थी, तो जो बाहर से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अगेन बहुत एफर्ट लगता है, बहुत इमोशंस ऊपर नीचे होते हैं जब आप अलग शहर में रहते हो, फैमिली से दूर, अपने स्कूल फ्रेंड से दूर होते हो, तो उस समय में क्या तुम्हें लगता है कि पहले साल में तुमने क्या सीखा कि मुझे सही समय पे सीरियस होना चाहिए था? डिसिप्लिन में होना चाहिए था? सही समय पे बहुत ज़रूरी है सही चीज़ें होना। मैं सीरियस नहीं थी, मेरी गलती थी, लेकिन अगर मैं उसी टाइम सीरियस हो जाती और ढंग से, जितना मैंने अभी 3rd अटेम्प्ट में पढ़ाई करी है, 2nd अटेम्प्ट में भी करी थी, लेकिन वो अलग बात है कि नहीं हो पाया, लेकिन अगर मैं 1st अटेम्प्ट में इतनी मेहनत कर लेती तो मेरा आज 1st अटेम्प्ट में हो जाता। ओके। अच्छा, नीट करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, ये कब डिसाइड किया? कि आसपास के माहौल से, क्योंकि कोटा में हो अगेन, तो इस वजह से डिसाइड किया, या खुद का था इंटरेस्ट या सपना था? वैसे कोटा में हूँ इसलिए इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट था ये लेने का, लेकिन आसपास वही चीज़ें नज़र आती है। वही और इसके अलावा मतलब मेरा डिसाइड तो 11th में ही हुआ था कि मुझे बायो लेनी, क्योंकि मेरा बायो में बहुत इंटरेस्ट था।
वो अलग बात है, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती है साथ में, लेकिन बायो मेरा बहुत ज़्यादा ही था और मैथ्स में बिल्कुल नहीं था। तो इसलिए मैंने ये बायो चूज़ करी और फिर उसके बाद इंटरेस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आता गया, तो ये अच्छा लगने लगा सब्जेक्ट, तो फिर इसलिए नीट ही सोचा कि ये क्लियर करना है और डॉक्टर बनना है। क्या आरबीएससी बोर्ड से आप हो, क्या ये टफ होता है? सीबीएसई वालों से ज़्यादा आपके लिए मुश्किल था कि आपको साथ में बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना है? नहीं, मैंने तो मतलब 12th मैंने एलन से ही करी है, तो मतलब जैसे टीचर्स पढ़ाते थे बस वही पढ़ती जाती थी, तो मेरे को ऐसा कोई हार्ड नहीं लगा, मतलब नॉर्मल था। अच्छा, एलन में क्लासरूम में कैसा एक्सपीरियंस है? कौन कौन फ्रेंड्स बने? बाहर के स्टेट के अगर फ्रेंड्स बने तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या कुछ अलग सीखने को मिलता है? और उन लोगों की एग्जैक्टली क्या बातें होती हैं जब वो किसी दूसरे स्टेट से हैं, किसी दूसरे कल्चर और सिटी से हैं, वो लोग कैसे एग्जैक्टली कोटा को देखते हैं? एलन में तो मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मतलब सबसे ज़्यादा मैं टाइम यही स्पेंड करती थी, भले वो एलन में स्टडी करने, पहले तो क्लास टाइम, फिर उसके बाद स्टडी एरिया में भी मैं आ जाती थी, क्योंकि घर पे इतना मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था, तो यहाँ आके मैं पढ़ती थी। और फ्रेंड्स भी बहुत ही अच्छे अच्छे बने थे मेरे, कोई बिहार, कोई झारखंड, कई अलग अलग स्टेट्स के, तो बहुत ही अच्छा लगा उनसे, मतलब वो भी, उनके भी अच्छे मार्क्स आते थे या फिर कभी कम हो जाते थे मार्क्स, तो डिस्कस करते थे, डाउट्स एक दूसरे से पूछते थे, तो बहुत ही अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट था। ओके, कभी अपने सीनियर्स के वीडियोस देख के कुछ लर्निंग ली है, कुछ टिप्स, या जिनका हो गया हो नीट में, उन लोगों से कभी कुछ सीखने की कोशिश करिए कि यार मैं कहाँ लैग कर रही हूँ या मैंने क्या मिस कर दिया है? हाँ, ऐसा हुआ था जब मेरे फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में मैंने, जैसे मैं टेस्ट बहुत कम दे देती थी, कभी छोड़ देती थी। अच्छा, मॉक टेस्ट जो होते हाँ, हैं। एक दो, क्योंकि मेरे नंबर बहुत कम आते थे, तो छोड़ने का मैं ज़्यादा सोचती थी, लेकिन अभी थर्ड अटेम्प्ट में मैंने देखे वीडियोस कि ये लोग क्या करते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं, तो इसलिए फिर मैंने थर्ड अटेम्प्ट में पूरे मॉक टेस्ट दिए, भले कम हो रहे, वैसे तो मेरे अप्रॉक्स हर टेस्ट में 600 प्लस ही आ रहे थे अभी थर्ड अटेम्प्ट में, लेकिन जैसे अभी AIOT हुआ था एलन में लास्ट में हुआ था वो नीट से बहुत पहले, वो टफ बहुत टफ था और उसमें कुछ क्वेश्चन भी आए थे ना? हाँ, तो वो उसमें मेरे नंबर एकदम से बहुत कम हो गए थे, तो मैंने सोच लिया था कि अब मैं दूंगी नहीं टेस्ट, उसके बाद जितने भी हुए, लेकिन फिर वीडियोस, सीनियर्स की वीडियोस देखे कि नहीं, देना चाहिए, भले कितने ही कम आए, इससे अपन को अपना पोटेंशियल पता चलता है, जो गलती हुई है सीखने को मिलती है, तो इसलिए फिर तो मुझे लगता है बाकियों के लिए लर्निंग है कि अगर आप इस जर्नी में हैं तो जितने भी एग्ज़ाम एलन में होते हैं, मॉक टेस्ट, मेजर टेस्ट या एग्ज़ाम से ठीक पहले जो बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं, उनको आपको मिस नहीं करना चाहिए। राइट, भले आपके मार्क्स ऊपर नीचे हो रहे हो, लेकिन एक कॉन्फिडेंस आपको रखना चाहिए कि मुझे एग्ज़ाम देने जाना है। वो 3 आवर डिसाइड करते हैं आपको कि आपका होगा या नहीं होगा, पहले कितने ही नंबर कम ऊपर हो जाएं, बस कंसिस्टेंसी रखो, चलते रहो, मतलब पढ़ते रहो और हो जाएगा। अच्छा भव्या, आपके सेकंड अटेम्प्ट में पेपर नीट का बहुत इजी था, ऐसे लोगों का कहना था, है ना? AIR 1 पे भी बहुत बच्चे थे। क्या पेपर बहुत इजी था, इससे भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ? क्या लगता है कि रैंक ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हो गई? क्या वो एक रीज़न था या कुछ और रीज़न थे आपकी जर्नी में जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ? मैंने सेकंड अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा ही पेपर में सिली मिस्टेक कर दी थी, तो मतलब नेगेटिव मार्किंग मेरी ज़्यादा हो गई थी उस पेपर में, इस वजह से मेरा नहीं हो पाया, वरना अच्छे हो सकते थे, थोड़ा सा अगर एज मिल जाता तो हो जाता। तो बाकी स्टूडेंट्स को क्या कहोगे? कोई क्वेश्चन नहीं वहाँ आता है पैनिक तो मत मत ट्राई करो। करो आंसर देने का। पैनिक भी मत करो, और पेपर में मैं देख के ही टेंशन ज़्यादा हो जाती थी कि इस साल नहीं हुआ तो क्या होगा, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट था, तो इस साल नहीं होगा तो क्या होगा, वापस एक और साल वापस वही सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, तो टेंशन ज़्यादा हो गया था, पैनिक हो गया था वहाँ पे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, पेपर पे ध्यान नहीं जा रहा था, दूसरे थॉट्स ज़्यादा आ रहे थे। तो एग्ज़ाम हॉल में भी ऐसा होता है कि आप ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो, आपका माइंड वही। एकदम डाइवर्ट हो जाता है, ऐसा होता है? हाँ, मेरे साथ तो होता है। ओके ओके। अच्छा, आपकी जर्नी में आप अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर्स को कैसे देखते हो? क्योंकि सबसे बड़ा सपोर्ट जो होता है टीचर के बाद पेरेंट्स का होता है। अगेन टीचर्स का होता है कि वो आपको हर साल पढ़ा रहे होते हैं, आप पे काम कर रहे होते हैं, आपकी गलतियों पे काम करते हैं, लेकिन मेंटली आपको कोई समझे, आपको कोई सपोर्ट करे और आप अपनी बात किसी से शेयर कर सको। आज जिस एज में हो, जिस जर्नी में हो, बहुत कुछ थॉट आते हैं। जैसे आपने कहा कि एग्ज़ाम हॉल में भी जब इतने थॉट्स आते हैं तो मैं समझ सकती हूँ कि उस जर्नी में कितने थॉट्स आते होंगे। उस समय आप बाकी स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस करोगे? किससे आपने अप्रोच किया? क्या सही समय पे हमें घर वालों से, फ्रेंड्स से बात करनी चाहिए, अपनी बातें शेयर करनी चाहिए? मैं दोनों की सपोर्ट था मेरे पास, टीचर्स का भी और पेरेंट्स का भी। जब यहाँ एलन में रहती थी तो मैं जितने भी टीचर्स थे उनसे बात करती थी,
कुछ समझ नहीं आता, जैसे मेरे बहुत नंबर बीच बीच में कम हो जाते थे, तो एक कभी कभी तो उनके सामने ही इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता था कि अब नहीं हो रहा है मेरे से, मतलब अब नहीं होगा, क्योंकि अब सेकंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है, नहीं होगा, सबका होता जा रहा है, मेरा नहीं हो रहा। तो फिर टीचर समझाते थे कि ऐसा नहीं होता है, करते रहो, ट्राई करते रहो ऐसा। और फिर पेरेंट्स से भी मेरे मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया है, मतलब जब कोई साथ नहीं दे रहा था, जब फ्रेंड्स भी बात नहीं कर रहे हैं कि नंबर कम आ रहे हैं, सबका अपना अपना ग्रुप बनता जा रहा है, तो आगे बढ़ गए हैं। वही तो इसलिए पेरेंट्स से बहुत सपोर्ट किया है कि सबको दिखा देना, एक बार तू कर ले, फिर सबको दिख जाएगा कि तुमने अचीव कर लिया है। ऑफ कोर्स बहुत कुछ ऊपर नीचे होता है, 1 साल 2 साल, तीसरे साल में आप हो, बहुत मैटर करता है। हम कितना भी कह दें, लेकिन ब्रेकडाउन भी हो जाता है, लो फेज भी आता है, बहुत कुछ आप अपने बारे में अपनी खुद की मतलब कैपेबिलिटी भी क्वेश्चन करने लग जाते हो कि सेल्फ डाउट आ जाता है, तो उन सब पे भी काम करना पड़ता है। अच्छा, बायो आपका फेवरेट है, आपने बता दिया, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री अगेन इजी नहीं है, उसे कैसे मैनेज किया? तीनों सब्जेक्ट्स को कितना टाइम देते थे? आपका क्या वे था पढ़ने का? तो मैं पहले बायो से बताती हूँ कि बायो तो मेरा फेवरेट था, तो मैं उसे ज़्यादा टाइम देना पसंद करती थी। तो शुरू में मैं हमेशा, जैसे अगर टेस्ट की बात करें तो मैं बायो पहले करती थी, फिर फिज़िक्स, फिर केमिस्ट्री, क्योंकि मेरी फ़िज़िक्स सेकंड फेवरेट थी और केमिस्ट्री थी नहीं फेवरेट। और मतलब हाँ, तो फिज़िक्स मैं न्यूमेरिकल्स ज़्यादा अभी थर्ड अटैम्प्ट की अगर मैं बताऊँ तो मैंने बहुत न्यूमेरिकल्स करे, जितनी भी मॉड्यूल्स, एज, जो ग्लैंस सब मिलता था, एलन का मटेरियल, टेस्ट पेपर सब सॉल्व करे। और केमिस्ट्री में भी यही था, और बस हाँ एनसीईआरटी मैंने केमिस्ट्री में पढ़ी, बायो और केमिस्ट्री में। फिज़िक्स मैंने एनसीईआरटी जो टिप्स एनसीआर मिलती है एलन की, उससे पढ़ा था। ओके। तो और केमिस्ट्री को कैसे, क्योंकि आपका फेवरेट नहीं है लेकिन उसे टाइम तो देना पड़ेगा, तो उसे कैसे मैनेज किया? इसमें 2 मेन पॉइंट्स, एक तो टीचर्स तो अच्छे मिले थे कि सब अच्छा लगने लग गया था धीरे धीरे, जैसे ओसी में भी अच्छा लगने लगा, नोट समझ में आने लगे कि हाँ ऐसा है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा सॉल्व किए, क्वेश्चन प्रैक्टिस रेगुलर रखी, तो उससे अच्छा लगने लग गया। ओके। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसको आपको लगता था कि इसको तो मैं ज़्यादा कर सकती हूँ, ये मेरे को जल्दी समझ आ रही है? इनऑर्गेनिक मेरे को ज़्यादा अच्छी लगती थी इन कंपैरिजन टू ऑर्गेनिक। अच्छा, ओके। अच्छा, एग्ज़ाम हॉल में फ़ियर होता है, नो डाउट, लेकिन जैसे आपने कहा कि सेकंड ईयर में आप बहुत पैनिक कर गए थे, थर्ड ईयर में एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले की क्या प्लानिंग थी एग्जैक्टली? क्या स्ट्रैटेजी थी कि मैं इस बार ये नहीं करने वाली हूँ, इस बार मैं पेपर में पहले क्या करूँगी? कैसे खुद को काम डाउन किया? मैं इस बार कॉन्फिडेंट थी कि इस बार मैं कर ही लूँगी, कुछ भी हो जाए बस कर लूँगी। और मेरे पापा ने मेरे को ये भी एडवाइस दी थी कि भले कुछ नहीं भी आ रहा हो ना, तो आगे बढ़ते हैं ना, पैनिक मत करना। और यही मेरे हेल्पफुल रही। जैसे मैंने बताया कि मैं बायो के बाद फिज़िक्स करती थी, और फिज़िक्स पर बहुत टफ आई थी, तो मैंने वो फिज़िक्स करा, तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट रहा था। तो मैंने सोचा कि अगर मैं ये करती रहूँगी तो मेरा पूरा पेपर ही छूट जाएगा। तो फिर मैं केमिस्ट्री पे चली गई, तो वो बात याद रही मेरे को कि आगे बढ़ते रहना है। तो फिर इस तरह से मेरा पेपर तो कंप्लीट हो गया था। मतलब पेरेंट्स का जो था सपोर्ट, उस वजह से मेरा हो गया। मतलब वो उस टाइम मैंने सोचा कि इस बार करके ही रहना है, इसलिए मैंने कर लिया। अच्छा, बाहर से जो स्टूडेंट आते हैं और कोटा को लेकर अगेन सबके दिमाग में एक इमेज होती है, कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस सुन के आते हैं लोगों के, कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस सुन के आते हैं। और क्योंकि आप कोटा से हो, यहीं जन्मे हो, यहीं पले बड़े हुए हो, और यहीं एलन के साथ आपने अपनी जर्नी शुरू करी और नीट क्रैक किया, आप क्या कहना चाहोगे उन स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को जो शायद देश के किसी भी कोने से हमें सुन रहे हो, यहाँ के बारे में आपको क्या लगता है जो बाकियों को पता नहीं है और आप बताना चाहो? कोटा क्या शहर है और पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या हो सकता है? ये बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड होती है, लेकिन अगर अपन सिर्फ पॉजिटिव की साइड देखें तो बहुत ही अच्छा है। अगर अपन यहाँ आते हैं तो बहुत ही अच्छा फील होता है। यहाँ पे मतलब पढ़ाई का एनवायरनमेंट है पूरा। सिर्फ अगर अपने फोकस रखो अपने गोल पर, और टीचर्स जो कह रहे हैं उनकी बात सुनते रहो कि जो जिस दिन होमवर्क मिल रहा है उस दिन ही करते जाओ, कोई बैकलॉग मत रखो। तो वो करते रहोगे तो अपने आप अपने गोल पर पहुँच जाओगे। ओके। अच्छा, जिस एज में आप हो, सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी चीज़ें होती है जो डिस्ट्रैक्ट करती है आपकी जनरेशन को? अगर मेनली मैं पूछना चाहूँ, जैसे होता है ना क्लासरूम में पता होता है कि ये ग्रुप पढ़ने वाला है, ये बैक बेंचर्स हैं, ये नहीं पढ़ना पसंद कर रहे हैं, क्या ऐसा लग जाता है कि यार इनको तो पढ़ना ही नहीं है, ये बिना मतलब ये टाइम पास करने ही आए हैं बेसिकली? तो क्या कुछ एग्जैक्टली होता है और आपकी एज ग्रुप वाले बच्चे क्या मोस्टली गलतियाँ करते हैं?
ऐसे क्लासरूम में तो होते ही हैं कुछ बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं, कुछ बस मस्ती करने आते हैं, तो वो अपने आप देख के पता चल जाता है, क्लास में थोड़ा टाइम स्पेंड करके पता चल जाता है। तो और अगर गलत तो उसमें भी चल जाते हैं तो धीरे धीरे पता लगने लग जाता है, तो अपने आप सही साइड पे आ जाना चाहिए। और दूसरा मोस्ट जो बड़ा डिस्ट्रैक्शन है वो है मोबाइल, सेल फोन्स, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने बहुत डिस्ट्रैक्शंस मोबाइल की वजह से ही हुआ था। मैं डूम स्क्रॉलिंग करती रहती थी बस। और तो इसलिए फिर सेकेंड अटैम्प्ट और थर्ड अटैम्प्ट में तो मैंने मोबाइल एकदम कम कर दिया था कि अब नहीं चलाना है ये पूरा, मतलब क्योंकि मेरे स्कूल में भी मैं मेरिटोरियस स्टूडेंट ही रही थी। तो उसके बाद जब से ये डाउनफॉल होना स्टार्ट हुआ था तो मैंने सोचा ये मोबाइल के, क्योंकि कोविड के टाइम से ये मोबाइल का ही ज़्यादा यूज़ कर रही थी। हाँ, क्लासेस भी उसी में हाँ, अटेंड कर रहे हो और ये सब। तो इसलिए फिर मैंने उस मोबाइल को थोड़ा साइड रखा कि पापा को दे दिया कि ये आप रखो, मेरे को तब तक मत देना जब तक मुझे कोई डाउट पूछना हो। तो इसलिए। अच्छा, जैसा आपने अभी कहा कि क्लास में कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद समझ आ जाता है, तो नीट या जेई जैसी टफ जर्नी में जब आप होते हो तो क्या आपको ये चूज़ करना पड़ता है कि मुझे किन के साथ बैठना चाहिए, कौन मेरे फ्रेंड्स होने चाहिए? हाँ, ऐसा होता है? हाँ, मतलब अपनी जो फ्रेंड्स बना रहे हैं अपन, जिसके साथ भी रह रहे हैं, उनसे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर वो पढ़ने वाले हैं, अगर वो अपन से डाउट्स पूछते हैं, अपन के डाउट्स क्लियर करते हैं तो अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप ऐसे बच्चों के साथ बैठ रहे हो जो बस बातें कर रहे हैं, जो क्लास बंक कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। मतलब मैंने तो आज तक ऐसे फ्रेंड्स नहीं बने जो क्लासेस बंक करें या फिर कोई ऐसे ही चले जाएं। मतलब सारे पढ़ने वाले ही बने, तो मेरा ये बेनिफिट रहा है। तो क्या भव्या को लगता है कि कुछ लकी चार्म जैसा होता है? भव्या ने कभी अपने एग्ज़ाम हॉल में कोई ऐसी चीज़ अपने साथ रखी हो जब भव्या को लगता है कि यार ये साथ में है तो एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा, ऐसा होता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस हाँ, एक वो माइंड में आ ही जाता है कि ग्रीन कलर मेरे लिए लकी है। ओके, फिर तो ग्रीन कलर की टी शर्ट हमारी आलन वाली आपके लिए लकी है। हाँ, तो इसलिए ग्रीन कलर मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे लिए लकी तो है। उस दिन क्या पहन के गए थे? ग्रीन शर्ट। शर्ट पहन के ग्रीन गए थे? टी शर्ट, हाँ, मतलब कौन, मतलब ऐसी कॉमन टी शर्ट थी या? हाँ, कॉमन प्लेन ग्रीन कलर की। वो मैंने पता नहीं, वो एक्सीडेंटली वो वही टी शर्ट मेरे पास आ गई और कि ग्रीन ही पहन लेते हैं। तो चलो, एलन की ग्रीन कलर की टी शर्ट ही है बच्चों। आप सबके लिए लकी है वो। अच्छा, चलो एक छोटा सा रैपिड फायर खेलते हैं एंड में। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। अगर कोई सुपर पावर होती है आपके पास कि इन 3 सालों में मैं कुछ चेंज कर पाती, तो वो क्या होता भव्या? फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा सीरियस हो जाती तो वो अच्छा रहता, मतलब इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। मतलब इन्वेस्ट ही किया है वैसे मैंने अब अपने फ्यूचर में, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता तो अच्छा रहता। ओके। अच्छा, एलन को अगर 1 वर्ड में आप डिस्क्राइब करना चाहो तो क्या होगा? एलन को माय पावर, मतलब बहुत हेल्प मिली इससे मुझे। सब कुछ, मतलब मेरा एकेडमिक्स को जितना ही मेरा डाउनफॉल हुआ था उसको अपलिफ्ट करने में मेरे को बहुत एलन ने हेल्प करी। तो पावर, हेल्प, माय हेल्पफुल हैंड। ओके। अच्छा, वैसे गर्ल्स को आपको पता है चिप्स खाने का, स्नैक्स का बड़ा शौक होता है, तो भव्या का ब्रेक टाइम में फेवरेट स्नैक क्या हुआ करता था? मम्मी जो दे दे। घर में हो तो मम्मी जो दे दे वही मिल जाएगा, ऐसा क्या? हाँ। ओके। अच्छा, मेडिकल कॉलेज में जाने से पहले किस चीज़ को लेकर ज़्यादा एक्साइटेड हो? मतलब सब लोग वो वाइट कलर का एक कोट पहन रहे होते हैं, फील आ जाती है वहीं से डॉक्टर वाली, वो है या कुछ और है जो तुम्हें लग रहा है कि अरे नए फ्रेंड्स मिलेंगे, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिलेगा? बहुत कुछ, हाँ, वही एक्सप्लोर करना है मुझे सब चीज़, क्योंकि अभी 3-4 साल में सब कुछ छूट चुका था। मैं कहीं नहीं जाती थी, घर पे ही रहती थी। तो मुझे फ्रेंड्स भी बनाने नए, मुझे वाइट कोट पहनना है, स्टेथोस्कोप लगाना है, तो सब कुछ करना है। ओके। अच्छा, आपकी जर्नी में आपको क्या लगता है आपकी लाइफ का हीरो कौन रहा है? लाइक टीचर्स में कोई है या फ्रेंड्स में या पेरेंट्स में से कौन? मेरे लिए तो हीरो और सब, मतलब मेरे पेरेंट्स ही रहे, क्योंकि उन्होंने मेरा फुल सपोर्ट किया है। जब कोई भी साथ नहीं था तब उन्होंने सपोर्ट किया है, तो मैं पेरेंट्स। अच्छा, कई बार क्या होता है हम अपनी जर्नी में किसी एक लाइन से ना बहुत मोटिवेट होते हैं कि यार मुझे उसने ये कहा था या मुझे उन्होंने ये कहा था, वो कोई भी हो सकता है आपके आसपास। कोई एक लाइन जो आपको हमेशा याद रहती है, आपके मोटिवेशन के लिए काम आती थी और शायद अभी भी आगे काम आए? कुछ लोगों ने कहा था कि, मतलब मेरे पापा से, कि आपकी बेटी का तो नहीं हो पाएगा, वो ऐसे नहीं है कि इसका इतना बड़ा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। सीरियसली? तो इसलिए फिर मेरा जब रिज़ल्ट आया तो पापा सबसे पहले उनके पास ही लेके गए कि देखो रिज़ल्ट। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन था, जो उनके ऊपर प्राउड स्माइल थी उनकी, तो वो बहुत अच्छा था। मुझे लगता है लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं ना अननेसेसरी, जबकि शायद उनके काम की बात भी नहीं होती है वो, और ये
होता है, ये हर जगह होता है। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस आता है हमें, वो हमें घर वालों के बारे में सोच के नहीं आता है, वो हमें घर वालों के आसपास, घर वालों को किसने क्या कहा, हम कहीं फंक्शन में गए वहाँ किसने पूछा कि अच्छा बेटी क्या कर रही है, अच्छा अभी तक नहीं वही। हुआ। वो जो चीज़ें होती है ना, वो सबसे ज़्यादा आपको डिमोटिवेट करती है। पर मुझे लगता है अगर आप चाहो तो उसी को मोटिवेशन भी ले सकते हो, राइट? ये सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है कि उन लोगों का मुंह बंद करना है। यस। तो अपनी इस 3 साल की जर्नी से अगर एंड में हमारे स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को आप अपनी साइड से कुछ कहना चाहो जो आपको लगता है कि आपको ये ज़रूर करना चाहिए? बी कंसिस्टेंट रहो अपने आप, बस जो गोल है उस पर फोकस रखो, और अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स का जो उनके एक्सपेक्टेशंस उनका ध्यान रखते हुए बस करते जाओ, फाइनल गोल तक पहुंच जाओगे। ओके। अच्छा भव्य, आपका डेली रूटीन क्या रहा? क्योंकि हर स्टूडेंट को ये ज़रूर जानना होता है, किसी भी जिसका सिलेक्शन हो गया है, कोई टॉपर है, उसका सीनियर है, आपका एग्जैक्टली डेली रूटीन कैसा रहता था? मेरी मॉर्निंग में क्लासेस रहती थी 6:45 to 1, तो मैं 1 to 2 बजे तक, 2 बजे तक मैं आ जाती थी घर। उसके बाद मैं 1 घंटे का नैप लेती थी, खाना वाना सब खाने के बाद, और उसके बाद 1 घंटे के नैप के बाद मैं 2 से 3 आवर्स की स्टडी लेती थी बायो की। मेरे को बायो, क्योंकि मैंने बताया मेरे को पसंद है, तो मैं सबसे पहले बायो ही लेती थी। फिर उसके बाद होमवर्क जो मिलता था, तो उस ब्रेक लेने के बाद, थोड़ा 5-10 मिनट का ब्रेक लेने के बाद वो करती थी। फिर उसके बाद रात हो जाती थी, तो उसके बाद मैं फिज़िक्स केमिस्ट्री 1-1 घंटे या 1.5 घंटे, जितना मेरे पास टाइम बचता था, और मैं सुबह 11 बजे जाती थी, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ जाती थी 4:30-5 बजे तक। तो वह सुबह का टाइम मैं यूटिलाइज़ करती थी 5 से 6, 6:30 बजे तक, और उसमें जो कल पढ़ाएंगे और आज वापस जो आगे पढ़ाएंगे उसको रिवाइज़ करती थी। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ मैं कि भव्या की इस 3 साल की जर्नी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, इंस्पायर हुए होंगे। और अगर आप हमारे देश के किसी भी कोने में हैं और अगर एलन आना चाहते हैं, कोटा ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ज़रूर आइए अपना सपना लेकर और अपना सपना पूरा कीजिए।